नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी लोग क्लासेस देख रहे हैं। डेली क्लासेस आती है ये आपकी रात को 8 बजे, सोमवार से शनिवार डेली 8 बजे जीएस जीके का हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब हमारा जो फोकस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी के जितने एग्जाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, और साथ ही साथ पुलिस के जो एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन है, रेलवे के जो एग्जाम है उनके लिए ये प्रश्न है, और जो टीचिंग एग्जाम है उनके लिए है। क्योंकि हम टॉपिक के बिहाफ पर क्वेश्चन पिछले सालों में जो पूछे गए हैं वो शामिल करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट में। तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं घर पर उसकी प्रैक्टिस आप हमारे साथ कीजिए, और आपने जो पढ़ा है उसमें से कितनी चीजें याद रह पा रही हैं आपको उसको चेक करने का तरीका है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी तैयारी में निखार आएगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, चलो अब एक इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं मैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है, तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी जारी हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, ये 2024 का जारी हुआ है, ये 2024 का है। तो इसमें दोस्त, इसमें जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति टोटल 127 देशों में से 105वें नंबर पर है भारत। भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वें नंबर पर आया है। यानी कि टोटल 127 देशों को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल इंडेक्स जारी की गई 2024 वाली। तो उसमें भारत का जो रैंक है वो 105 है, यानी कि स्थिति बहुत खराब है भारत की। भारत में भूखे लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो भारत में स्थिति खराब है। अब आप देख सकते हैं हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनसे भी पीछे हो गए हैं, इनसे भी हम पीछे हो गए हैं। ठीक है, चलो ये करंट का न्यूज था जो मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की जो स्थिति है 105वें नंबर की है। सवाल पूछा जाए तो याद रखना। आप सवाल की तरफ चलेंगे हम। सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया? हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें मिले हुए हैं, वो मौलिक अधिकार शुरुआत में 7 थे। कितने थे? शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन क्या हुआ, इन 7 में से जो संपत्ति का अधिकार है, इन 7 में से जो संपत्ति का अधिकार था, यह भी एक फंडामेंटल राइट था, अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में आता था, अनुच्छेद 31 में शामिल था ये, है ना। तो लेकिन संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से हटा दिया है और इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया है, और कानूनी अधिकार अब इसको बना दिया है। तो संपत्ति अधिकार को नई जगह मिली है, अनुच्छेद 300 ए, ये नई जगह है संपत्ति के अधिकार की। और यहां ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहां कानूनी अधिकार है, यहां कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जब ये था तब अनुच्छेद 31 में ये मेंशन था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 ए में कर दिया है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर दूसरी जगह डाला गया, तो उसके लिए संविधान में जो संशोधन किया गया वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट था और किस साल हुआ था? ठीक है, तो देखो
ये अमेंडमेंट है 44वां संविधान संशोधन सन 1978। 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में होता है और इसके जरिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार शामिल था अनुच्छेद 31 में, उसको अब हटाकर अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया है दोस्त। तो अब ये कानूनी अधिकार है। तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 44वां अमेंडमेंट हुआ। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बात करें इसके बारे में तो देखो दोस्त, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं। और ये फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना है। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। 22वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। यानी कि वो मौलिक अधिकारों को बताना है आपको, वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं और विदेशियों के लिए नहीं है। एलियन मतलब विदेशियों के लिए नहीं है, के लिए नहीं है। तो ये देखिए, पहला फंडामेंटल राइट दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी। बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी। तो ये बताओ, अब ये दिए हैं 4 फंडामेंटल राइट्स आपके सामने, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है इन चारों में से वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों के लिए हैं। दूसरा है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तीसरा राइट टू माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। तो अब ये मैंने आपको बता दिए चारों। आपको बताना है केवल भारतीय लोगों के लिए कौन से उपलब्ध हैं, भारतीय लोगों के लिए कौन से उपलब्ध हैं। तो देखो, बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी। अब भारत के अंदर चाहे भारत के नागरिक हो या विदेशों से आकर कोई रह रहा हो, तो उसके बोलने पर और अभिव्यक्त करने पर कोई रोक टोक नहीं है, वो सब कर सकते हैं। तो पहला ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी जो है सिर्फ भारतीय लोगों को दी गई है। भारत के अंदर बोलने की और अभिव्यक्त करने की जो आजादी है सिर्फ भारतीय लोगों को दी गई है। विदेशी आकर यहां कुछ जो है गलत सलत नहीं बोल सकता। फिर इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये तो सभी के लिए समान है, चाहे देश का नागरिक हो या विदेशी हो। अब हमारे देश में बाहर से लोग इलाज करवाने के लिए भी आते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं, तो उन्हें भी कानून के समक्ष समान रखा गया है। तो ये तो दोनों के लिए हो गया। हमें बताना है भारत के लिए सिर्फ कौन से हैं। तो पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच और तीसरा राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय लोगों को मिले हैं। और चौथा जीवन जीने का अधिकार, ये सबको है, चाहे भारत का हो या भारत के बाहर का हो, लेकिन इंडिया में रह रहा है तो सबको है। तो पहला और तीसरा ये सिर्फ भारतीय लोगों को मिले हैं, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आपसे पूछा है कि वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं। बाकी तो सबके लिए हैं, चाहे भारत का हो चाहे विदेशी, लेकिन ये दोनों जो है भारतीय लोगों के लिए है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? यानी कि
किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। क्या समझे? किसी ने अगर मर्डर कर दिया और वो सजा काट कर वापस आ गया है मर्डर की, और फिर से उसको सजा दी जाएगी, आपने वो मर्डर किया था ना कुछ साल पहले, तो उसकी दोबारा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, एक ही बार दी जाएगी। ऐसा नहीं अपराध एक किया है उसको उसी अपराध के लिए बार बार सजा दे रहे हो, नहीं। तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ऐसा कहा गया है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? अगला है, Who among the following was the daughter of Emperor औरंगजेब? निम्नलिखित में से औरंगजेब की पुत्री कौन थी? निम्नलिखित में से औरंगजेब की पुत्री कौन थी? औरंगजेब पता है आपको? निम्नलिखित में से औरंगजेब की पुत्री कौन थी? तो पहला है जहान आरा, रोशन आरा और गुहार आरा और मेहरू निशा। औरंगजेब की पुत्री का नाम बताओ भाई। औरंगजेब की पुत्री का नाम सुना है आपने, बहुत ही प्रचलित नाम है, बताओ औरंगजेब की पुत्री का नाम। तो ये बड़ा सुना होगा आपने, मेहरू निशा। मेहरू निशा ये औरंगजेब की पुत्री का नाम है, याद रहेगा, औरंगजेब की पुत्री का नाम है। ठीक है, अब मुझे आप बता दो, आपके लिए सवाल ये है, आपके लिए क्वेश्चन ये है दोस्त, और वो क्वेश्चन है आपके सामने कि आगरा में किस मुगल रूलर का, किस मुगल शासक का मकबरा बना है? किस मुगल शासक का मकबरा बना है आगरा में? मकबरा टॉम्ब बना है आगरा में, किस मुगल शासक का मकबरा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जहां एक तरफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है और उसका इस्तेमाल करके करेक्ट आंसर निकालना है आपको, करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ए है अलाई दरवाजा दिल्ली, बी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, सी मोती मस्जिद आगरा और डी मोती मस्जिद दिल्ली। अब ये किस किसने बनवाई है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। 25वां प्रश्न। तो देखो मैच करना है पहले तो आपको। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी शाहजहां और मोती मस्जिद आगरा सी का, इसका ये हो जाएगा, सॉरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी 2 और मोती मस्जिद आगरा 3 और मोती मस्जिद दिल्ली 4। तो सही आंसर क्या होगा इसका बताओ? 1 2 3 4। 25वें का आंसर हो जाएगा क्या? ए आंसर हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ये। ठीक है, क्लियर? तो ये चैन आपको याद रखनी है। इसमें इनकरेक्ट भी बना के पूछ सकता है कि असत्य क्या है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? अब इस व्यक्ति ने की न्यायिक संगठन की स्थापना। अब 4 ऑप्शन में से देख के बताओ ये व्यक्ति कौन है? लॉर्ड मायो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कार्नवेलिस और लॉर्ड कर्जन। बताओ भाई 26वें का आंसर।
26वें का आंसर बता दें जल्दी से। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत में किसने की? तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने पहली बार भारत में न्यायिक संगठन, न्यायिक संस्था की स्थापना की जो लोगों को न्याय देने का काम करते। ये है आपके लॉर्ड कॉर्नवेलिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको। विच स्टेट इज नॉन एज सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला। तो निम्न ये 4 राज्यों में से किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। क्यों? क्योंकि देखो कर्नाटक का जो शहर है बैंगलोर, बैंगलोर ये आईटी हब है। क्या है? आईटी हब। यानी कि आईटी कंपनीज, कंप्यूटर साइंस के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं वो बहुत हैं यहाँ पे, तो इसे आईटी हब कहा जाता है बेंगलोर को, है ना। और भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल कहा जाता है इसको। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर इसको सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है कर्नाटक को, क्योंकि बैंगलोर जो है इसका, कर्नाटक का जो बैंगलोर है वो आईटी हब के नाम से जाना जाता है। आईटी इंडस्ट्रीज बहुत हैं। आईटी इंडस्ट्रीज के नाम पता है आपको? पूछ भी लिया जाता है, जैसे कि विप्रो और आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, महिंद्रा सत्यम, इन्फोसिस, एक्सेंचर। तो ये सब क्या है? आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं और बैंगलोर इसके लिए फेमस है। बैंगलोर आईटी हब है अपने आप में। ठीक है दोस्त, अब देखिए इधर लिस्ट 1 दी है जिसमें स्टेट दी है, राज्य, और लिस्ट 2 में उसकी राजधानी दी है, और आपको सही आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर। 28वां प्रश्न। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो 3, 2, 4, 1 ये हो जाएगा। तो ऐसे मैच करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक तरफ स्टेट का नाम दे दिया, दूसरी तरफ उनकी राजधानी मैच करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर होती है, नागालैंड की कोहिमा है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और मेघालय की शिलोंग। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो 29 इधर भी लिस्ट दी है और लिस्ट 2 दी है। अब आपको सही आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो पहला हम देखते हैं यहां पे, पहले एक पार्ट देखते हैं। तो ए जो पार्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, और बी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएसओ। तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ का है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। 29 का आंसर बताओ, 29 का आंसर तो देख लेते हैं एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस ये क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का इंडेक्स जारी करती है, और जो CSO है वो क्या करता है? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अब हालांकि आप ध्यान रखना, यहां मैं आपको बता देता हूं, ये जो CSO है अब इसकी जगह हो गया है NSO। तो अब अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो NSO आएगा ऑप्शन में, ठीक है। फिर आपका जो C है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मुद्रा पर रिपोर्ट बनाता है, करेंसी रिपोर्ट, क्योंकि मुद्रा बाजार का नियंत्रण करने का काम, नियंत्रित करने का काम RBI का है। RBI क्या करती है? RBI इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार को नियमित करने का काम RBI का है। RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? कैलकाटा। फिर मुंबई कब शिफ्ट किया गया? 1937 में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में, ठीक है। RBI में एक गवर्नर होते हैं और प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। अभी गवर्नर कौन है? तो अभी है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, ठीक है जी। और RBI एक बेहतरीन पॉलिसी बनाता है और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उस नीति को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। यानी कि मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। अब भाई सभी जो भी क्लास देख रहे हैं या अभी नहीं देख रहे बाद में देखेंगे, क्लास में क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करना है आप लोगों को, ये रिक्वेस्ट है आपसे। क्लास का फीडबैक, कैसी लगी क्लास, चीजें समझ आई, जो मैं समझा रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, वो कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें जरूर बताएं आप, ठीक है। इतना आपका दायित्व है जो आपको निभाना है, ठीक। बाकी हम हमेशा एग्जाम तक आपके लिए तैयार हैं। आप बस स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं आपके कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन यहां क्लास में सॉल्व करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप क्लास का फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी करें, आगे फॉरवर्ड करें, जिससे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सके, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करती है? इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा वाला जो डॉक्यूमेंट आता है बजट से एक दिन पहले, वो रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। अब आपके लिए सवाल ये है, क्वेश्चन आपके लिए सवाल है, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। चलो अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब देखो यहां जो बजट है, बजट, उसमें कैपिटल वाली चीजें भी शामिल होती हैं और रेवेन्यू वाली चीजें भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो कैपिटल बजट में क्या शामिल होगा? एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग और मशीनरी। मशीनरी पर, बिल्डिंग पर, रोड पर जो खर्च किया जाता है वो इसमें शामिल होगा। या 2, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार से जो लोन प्राप्त हुआ है, कर्ज, वो इसमें आएगा। या लोन एंड एडवांसेज ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी,
और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो लोन दिए हैं या जो दान में पैसा दिया है वो इसमें शामिल होगा। तो बता दो भाई, कैपिटल बजट में क्या शामिल होगा? तो एसेट्स पर ये पैसा खर्च करना, ये भी क्योंकि कभी कभार होता है ये। दूसरा, जो लोन रिसीव हुआ है फॉरेन कंट्री से वो, और जो लोन और एडवांसेज हैं वो स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को दिए गए हैं, वो भी कभी कभी देते हैं। तो ये तीनों आ जाएंगे। कैपिटल बजट में वो चीजें शामिल होती हैं जो कभी कभार की जाती हैं, कभी कभार होती हैं। रेवेन्यू अकाउंट में वो चीजें शामिल होती हैं जो दिन प्रतिदिन होती हैं, डे बाई डे होती हैं। ठीक है, जैसे रेवेन्यू में शामिल हो जाएगा कि भारत सरकार को एम्प्लॉय की सैलरी देनी है तो वो तो हर महीने दी जाएगी। ठीक है, पेंशन देनी है हर महीने दी जाएगी। मिलिट्री पे जो खर्चा है वो हर महीने हर बार किया ही जाएगा, तो वो रेवेन्यू में काउंट हो जाएगा। अब बजट को लेकर ये जो शब्द है बजट, ये जो बजट शब्द है ना दोस्त, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है। बजट की जगह पर क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, बजट नाम के शब्द का कहीं वर्णन नहीं है। और इससे संबंधित आर्टिकल है आपका आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। ठीक है, और ध्यान रखना बजट एक मनी बिल है, बजट एक धन विधेयक है, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 बोलता है कि जो मनी बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके साथ कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या कौन सा नहीं होगा, इस बात का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यानी कि लोकसभा स्पीकर। और ये जो निर्णय है वो फाइनल निर्णय है, इसके विरोध में कोई नहीं बोलेगा। सो which bill is a money bill or not is decided by Lok Sabha Speaker and that will be the final decision. That's all. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन का तो ये हो गया। अब आपके लिए सवाल ये है, आपके लिए सवाल ये है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इसको, इसकी गणना करने की विधि कौन सी है, मेथड्स कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्त, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चंस फिर हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट इस क्लास को बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करें और क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्लास कैसी रही, क्या चीजें हम जो दे पा रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।